हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित का शुभ आरंभ हो रही है। कक्षा 10वीं में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का परिचय। परिचय का मतलब होता है भूमिका, यानी कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानना होगा। इसे हम अपनी भाषा में बेसिक भी कहते हैं और मूलभूत जानकारियाँ भी कहते हैं, जिन्हें कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे उसे दोहराना भी ज़रूरी है इसे समझने के लिए। इससे क्या होगा, जैसे कि कोई उदाहरण आप पढ़ेंगे या प्रश्नावली पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आए और फिर हम उसका सॉल्यूशन कर पाए। तो हो सके तो आप एक अच्छी सी नोटबुक बना लीजिएगा, एक नया कॉपी लेकर, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिससे बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ओके, आपको नोट करने से आपको ये पता चलेगी कि कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है, ताकि बाद में खुद से वो सॉल्व कर सके, और साथ ही आपका एक मैथ का कंप्लीट नोट्स भी तैयार हो जाएगी, जिससे बाद में आप उसी को रिवीजन कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे नोट करते जाइएगा। बहुत अच्छी तरह से आसान भाषा में, सरल भाषा में हम आपको बताएंगे परिभाषा, कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें इससे पहले कुछ और संख्याओं को जानना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, संख्या रेखा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो संख्या रेखा जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, संख्या रेखा तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले एक लाइन होती है जो दोनों तरफ तीर का चिन्ह बना है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये आगे कितने भी बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह यहाँ भी जो लाइन है इसे आगे कितने भी हम बढ़ा सकते हैं। संख्या रेखा के जो बीच में यहाँ पे होता है जीरो, ठीक है। जीरो के आगे इस तरफ सभी धन की संख्या होती है और इधर सभी ऋण वाली संख्या होती है, यानी माइनस वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे जैसे मैं बना लेता हूँ, पहले तो हम बराबर बराबर अंतर देंगे। संख्या रेखा में हमें सबसे पहले बराबर बराबर अंतर देना होता है। इस तरफ ही दे देता हूँ, ये देखिए। अब सेंटर पे यहाँ जीरो है तो जीरो के इस तरफ हम सभी संख्या धन में लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ओके, तो ये जो सभी संख्याएं हैं ये धनात्मक संख्याएं हैं कहलाएंगी। इसके बाद जीरो के इस तरफ हम जो संख्याएं लेंगे, जैसे यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे -3, -4, -5। ओके, और इस तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये एक संख्या रेखा कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में नंबर लाइन भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन। ओके, ठीक है। कुछ इंग्लिश के शब्द भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा, ताकि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी अच्छा रहे। अब देखो, संख्या रेखा या नंबर लाइन या फिर नंबर लाइन, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से अगर हम देखें तो एक से हम संख्याओं को ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके आगे अनंत तक। अगर हम इन संख्याओं का एक ग्रुप बना लें जो 1 से शुरू है और अनंत तक हम निकाल दें, जो अनंत तक जाती है, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। आपने कक्षा 9वीं में इसे देखा होगा। ओके, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, लेकिन प्राकृत संख्या में हम अगर जीरो और शामिल कर ले, जीरो से जो शुरू होती है, जो अनंत तक जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो जीरो अगर शामिल हो जाता है तो वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है। पहले कैसे थी प्राकृत संख्या, अब जीरो और शामिल कर लिया तो हम उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वो कहलाएगी, संख्याएं लिखना चाहिए यहाँ पे। तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? तो पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तीर का चिन्ह है ये कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी अनंत तक। ये तो बढ़ती जाएगी अनंत तक ले चले जाएंगे। तो प्राकृत संख्या बताइए, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो इतना आपको क्लियर हुआ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम नीचे इनके परिभाषाएं लिख लेते हैं और आपको भी अपने नोटबुक में इसी तरह से नोट कर लेना, लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। पहला नंबर जो है हमारा पूर्ण संख्याओं से हम शुरू करते हैं क्योंकि वो 0 से शुरू हुई है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पूर्ण संख्याएं। आप भी इसी तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल मतलब संपूर्ण नंबर। तो ये कुछ इंग्लिश के शब्द भी यूज करिएगा। होल नंबर इस तरह से आपको लिखना है पूर्ण संख्या। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। आप उदाहरण भी लिख लेंगे। जैसे आप उदाहरण लिखोगे यहाँ पे, जैसे 0 यानी शून्य से शुरू होगी ना, तो 0, 1, 2, 3, इस तरह से अनंत तक डैश 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 आप लगा सकते हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अब पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इन्हें हम W से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्योंकि ये W से शुरू हुई है, जैसे कि अपना नाम लिखते हैं, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। ओके, जो पूर्ण संख्या जो पूर्ण हो अपने आप में, जो शून्य से शुरू हो, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे प्राकृत संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। ओके, प्राकृत संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब होता ही है प्राकृतिक, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 1 से शुरू हुई और अनंत तक जाती है। ओके, जैसे कि हम उदाहरण भी लिख लेंगे। हम उदाहरण में जैसे 1 से ही शुरू कर देंगे उदाहरण, 1, 2, 3, फिर इस तरह से डैश 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 हमने लिख दिया। अब प्राकृत संख्याओं को भी किससे हम सूचित करते हैं? तो हम n से दर्शाते हैं, क्योंकि नेचुरल n से शुरू हुआ ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्हें n से, कैपिटल N से सूचित या प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम अभी आपको पता है यहाँ पे संख्या रेखा है, आपको एक चीज़ पता है कि 1 से जो शुरू होती है अनंत तक जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे आपके सामने लिखा है 2, तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए 2 क्या प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि 2 प्राकृतिक संख्या है या 2 पूर्ण संख्या है, आपको बताना है। तो आप कहोगे कि 2 तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, लेकिन 0 से अनंत तक जाती है। 0, 1, 2, उसमें भी तो 2 आता है पूर्ण संख्याओं में। तो आप देखोगे
पूर्ण संख्या के उदाहरण में कितना आया, 2 आया है। और प्राकृत संख्याओं के उदाहरण में भी 2 आया। इसका मतलब ये हुआ 2 एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता हूँ 7, तो 7 के बारे में बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 7 प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या। तो आपका जवाब वही होगा, 7 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, दोनों है। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुकर अनंत तक जाती है, तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी है, 5 6 7 आएगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होते 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। तो इस तरह से एक के बाद जितनी भी संख्या है पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या भी है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ 0, क्या 0 प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो आप कहोगे सर 0 तो केवल पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है कि और 0 नहीं आता उसमें, तो 0 कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, वो केवल पूर्ण संख्या है। ओके, तो यह एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें आपने जो पढ़ा है अच्छे से वो समझ में आया कि नहीं। अब हो गया वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या होती है, इसे जानने के लिए आपको कुछ और पढ़ना होगा। जैसे कि अगला आता है तीसरे नंबर पे पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या कहलाता है? पूर्णांक को आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक क्या है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूर्ण का मतलब होता है पूरा एक अंक आपके सामने होगा, ना वो आधा होगा, ना 1/4 होगा, ना 1/3 होगा, सीधा का सीधा एक पूर्ण अंक होगा, पूरा अंक। जैसे कि आपके सामने है 2 लिखा है, 1 2 एक पूर्ण संख्या है, 2/3 लिखा है, एक पूर्ण अंक नहीं है, एक पूर्ण अंक है। जैसे आपके सामने लिखा है 4.2, तो ये भी एक पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक क्या होता है, ना उसमें बटा होना है, ना उसमें दशमलव होना है, पूरा साबित एक अंक होता है। ओके, उसे ही क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक भी यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होती है, कई बच्चे पूर्णांक की डेफिनेशन नहीं जानते, तो वो पहले हम लिख लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, या उसे हम समझने के लिए सबसे पहले संख्या रेखा पे जाना होगा। तो ये देखिए संख्या रेखा है, तो शून्य भी एक पूर्णांक है, इतना याद रखना है। तो शून्य सहित धनात्मक, इस तरफ जितना भी है सभी धनात्मक है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, और इस तरफ जितना भी है ऋणात्मक है, ये भी आपको पता ही है। तो शून्य के साथ साथ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इन सभी का एक समूह बनेगा जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो देखो शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 ये सभी धनात्मक संख्याएं पूरी पूर्णांक हैं जो संख्या रेखा में दिख रही है। और इस तरफ भी देखो ये सभी पूर्णांक हैं, भले ही इनमें माइनस लगा है लेकिन है भी तो पूरा पूर्णांक ही है, बटा में तो नहीं है, दशमलव में भी तो नहीं है, पूरा 4 लिखा है, तो ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देखो पूर्णांक की जो परिभाषा बनेगी वो ये होगी कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ओके, अब पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, तो यहाँ पे आप कोष्ठक लगा के इंटीजर लिख भी लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ इंटीजर। ओके, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो ये पूर्णांक को हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, तो हम आगे लिखेंगे इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो पूर्णांक है डिफिनेशन है, इसके आगे चाहो तो आप और भी लिख सकते हो। जैसे पूर्णांक में दशमलव नहीं होता, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक पूर्णांक है। अब संख्या रेखा पर एक बार नज़र डालते हैं। ये देखिए शून्य सहित ये सब है धनात्मक संख्याएं और ये है सब ऋणात्मक संख्याएं, इनका जो समूह है उसे हम इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या कहते हैं। ओके,
पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है, तो ये एक याद करने में आसानी होती है। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब जो धनात्मक संख्याएं होती है और ऋणात्मक संख्याएं होती है, इस आधार पे हम पूर्णांक को विभाजित कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम पहला ये लिख सकते हैं, पूर्णांक दो प्रकार का होता है। पहला हम लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसमें हम लिख सकते हैं सभी धनात्मक संख्याओं का एक समूह होता है। आप इसके उदाहरण भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे उदाहरण धनात्मक संख्याओं में जैसे 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ओके। इसी तरह से आप लिख सकते हो ऋणात्मक पूर्णांक, और इसमें आप लिख सकते हो, तो इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण दे सकते हो ऋणात्मक संख्याओं का, जैसे -1, -2, -3, माइनस डॉट डॉट डॉट, ये सभी साबित है, ये सभी पूर्णांक में आएगी। क्योंकि ये माइनस लगल है तो इसीलिए इसमें ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और उसे धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें शून्य शामिल नहीं हुआ, तो शून्य है क्या? तो यहाँ पे नोट में आप एक लिख सकते हो, जैसे में इसमें लिखना है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन एक पूर्णांक जरूर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु एक पूर्णांक जरूर है, ओके। तो ये सब आपको नोट करना है। इसके बाद हमने पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली, 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या पढ़ ली जो 1 से शुरू होती है, पूर्णांक देख लिया, पूर्णांक को दो प्रकार होते हैं ये भी देख लिया, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ओके। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर क्या कहलाती है? जो बट्टे के रूप में होती है। जैसे कि आपने देखा होगा संख्याओं को 2/5, फिर आपने देखा होगा मान लीजिए 1/5, फिर ये जो बट्टे वाली संख्या होती है इन्हें हम कुल मिला के कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो। p/q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में। ऊपर की जो संख्या होती है हम हर का अंश कहते हैं, ऊपर की जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, और नीचे की जो संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। याद कैसे रहेगा आपके लिए? तो देखो, अंश मतलब अंश और हर मतलब हल। हल कहाँ चलता है? नीचे। तो जो हल हो जाएगा वो हर नीचे चलता है, इसलिए हर नीचे और अंश ऊपर होगा। अंश मतलब ईश्वर का अंश मान सकते हैं आप, तो अंश और हर। तो बताइए अंश कहाँ रहेगा? ऊपर, यानी ईश्वर कहाँ रहता है? ऊपर। जैसे एक संख्या लिखिए 2/5, तो 2/5 एक परिमेय संख्या, ये तो आप बता दोगे क्योंकि एक बटे के रूप में लिखी है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसमें अंश कौन है और हर कौन है, तो आप बता दोगे? तो बोलोगे जी, ऊपर का अंश कहलाता है 2 और नीचे का जो 5 है वो हर कहलाएगा 5। तो परिमेय संख्याएं कैसी संख्या कहलाएगी? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके या अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके। तो यहाँ पे हम वही परिभाषा लिख लेते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? जैसे लिख दिया हमने 1/0, तो p का मान तो 1 हो गया, लेकिन q का जो मान है 0 है, तो ये परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 है तो उसका उत्तर अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। बहुत ध्यान से समझना। तो अनंत आ जाएगा तो वह परिमेय संख्या कैसे कहलाएगी? तो अगर कहीं पे लिखा है 3/0, तो अब ये मत कह देना कि अंश बटा हर के रूप में है तो ये परिमेय संख्याएं होगी, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जो बटे में है वो q का मान 0 है, तो q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे परिभाषा में एक चीज़ और जोड़ देते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके वो तो परिमेय संख्या है। जहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना है, जहाँ q जो है बराबर ना हो 0 के, या मतलब q नॉट इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे ये जोड़ना है आपको। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे p बटा और जो q है वो दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि 2 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो अभी मैं बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे लिखना है जहाँ पे p और q पूर्णांक होने चाहिए। ओके, इस तरह से। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं उदाहरण में, कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। जैसे उदाहरण पे यहीं लिख देता हूँ, उदाहरण बताइए। जैसे कि कोई भी बट्टे वाले संख्या बताइए, सोचिए अपने मन में। जैसे सोचा आपने 5/7, ये एक परिमेय संख्या होगी। जैसे आपने सोचा -1/4, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टे में 0 नहीं है और पूर्णांक 5 है और पूर्णांक 7 है। यहाँ पे पूर्णांक 1 पूर्णांक है, माइनस और 4 भी पूर्णांक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? अगर मैंने लिख दिया 5, तो क्या एक परिमेय संख्या है? अगर मैंने लिख दिया -9, तो क्या ये परिमेय संख्या है? ये सवाल उठता है। तो अब आप कहोगे कि सर ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बटे में नहीं है, ए पी बटे क्यू के रूप में नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी संख्याएं जैसे 0, इसके बट्टे में हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि छुपा होता है। ध्यान करिए, कभी भी आप तिर्यक गुना करते तो आप बट्टे में 1 बना लेते हैं ना। कोई भी दुनिया में कोई संख्या है, उसके बट्टे में हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि छुपा हुआ रहता है। जैसे -9 है तो उसके बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम 0 बट्टे में 1 लिख सकते हैं और 1 ऊपर 0 चल जाएगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। 0 एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है और -9 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनके बटे में 1 लिखा जा सकता है। ओके, तो समझ में आया आपको? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अंश बट्टा हर के रूप में या p बट्टा q के रूप में लिखी जा सके। लेकिन अगर कोई संख्या पूर्णांक अकेला लिखा है तो उसके बट्टे में 1 लिख सकते हो, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा और कुछ ले लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है 0.3 और 3 के ऊपर लगा है डैश। क्या एक परिमेय संख्या है? तो आंसर में एक है कि हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे एक परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। कक्षा 9वीं में सिखाया है और मैंने यहाँ पे ट्रिक से बता देता हूँ। जैसे 0.3 के ऊपर डैश लगा है तो ये 3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जितनी यहाँ पे देखो, जितनी संख्या के ऊपर डैश है उतना ही 9 बना देना है। जैसे लिखा है 0.333, यहाँ पे लिखा है दोनों पर डैश है तो 33 है, 10 के 10 रहेगा। लेकिन बट्टे में उतना ही 9 रहेगा जितने अंक पे डैश रहेगा। तो 2 पे डैश है तो 2 यहाँ पे 9 लिखाएगा। ओके, ये बट्टे वाली संख्या हो गई, ये भी बट्टे वाली संख्या हो गई। अगर इनको काटोगे तो 1 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3। ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं की कैटेगरी में आती है। ओके, तो ये हो गया। अब इनको बदलना अलग से मैं बता दूंगा। अगर 9th क्लास की वीडियो देखी हो तो वहाँ देख सकते हो। बाकी ट्रिक के माध्यम से अलग से मैं आपको बता दूंगा कि बदलना कैसे है। और कोई भी संख्या को, अब परिमेय संख्याओं के बाद आती है अपरिमेय संख्या। इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब दोनों को हम मीनिंग बता देते हैं। ये देखिए, इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर। जानकारी के लिए आप याद रख सकते हो। परिमेय संख्या को आप किसे दर्शाते हो तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अपरिमेय के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है दर्शाने के लिए। ओके, अब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसका उल्टा। अब जैसे देख, इसमें लिखा है वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, तो इसमें बोल देना है कि नहीं लिखी जा सकती है। तो हमने लिखा है वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, या फिर ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो। तो ऐसी भी क्या संख्याएं होती है? तो हाँ, ऐसी संख्या जैसे में जिनके ऊपर रूट लगा हो, जैसे √2, √5, √3, √2 + 2। अगर एक के पास रूट लगा है, दूसरा में रूट नहीं लगा और प्लस में है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी।
मतलब जिन संख्याओं के ऊपर करनी लगी होती है वो अप्रमेय है, उनको बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? अब देखो, इसके साथ साथ करनी 5 जैसे लिखा है उसके साथ में लिखा है 2, तो 2 ऐसा नहीं कर सकते कि 2 है तो एक परिमेय संख्या है तो ये भी, तो करनी 5 + 2 एक परिमेय होगा, नहीं, करनी 5 + 2 ये दोनों प्लस में है ना, तो इससे क्या होगा, एक अप्रमेय संख्या और एक परिमेय संख्या जब जोड़ करती है तो अप्रमेय संख्या ही बनती है। ओके, तो अब ये क्यों है, करने वाली अप्रमेय संख्या क्यों हो, ये हम प्रश्नावली में हम सिद्ध करेंगे कि वहाँ पे क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अप्रमेय संख्या है कि या करनी 2 एक अप्रमेय संख्या है, यो हमें सिद्ध करके बताना पड़ता है। करनी 2 एक अप्रमेय संख्या है। इसके साथ साथ कुछ और है, जैसे पाई की कोष्ठक में लिख लीजिए, पाई का चिन्ह ऐसे बनाया जाता है, ऐसे और ऐसे करके। और ठीक है, जो पाई जो है, पाई का मान भी दशमलव के बाद बदलता रहता है और कभी भी समाप्त नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो भी है एक अप्रमेय संख्या है। मतलब दशमलव के बाद जो निश्चित ना हो, जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी है 3.15321 कुछ भी हो, बदलते जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कोई क्रम रिपीट हो रहा है, 154 3.154 154 ये फिर ये हो 154, ये तो निश्चित हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी निश्चित नहीं है, तो ऐसी संख्याएं अप्रमेय संख्याओं के कैटेगरी में आती है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमने उदाहरण दे दिया आपके सामने। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इतनी सारी संख्याएं पढ़ने के बाद अब हम वास्तविक संख्याएं को डिफाइन कर सकते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती है। परिमेय संख्याएं, ऐसा मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। परिमेय संख्याएं जो भी हमने पढ़ी है, परिमेय संख्या जानते हैं ना आप, जो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, प्लस अप्रमेय संख्याएं, इन दोनों का मिश्रण ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या भी हो जिसके अंतर्गत और अप्रमेय संख्या भी हो, दोनों का मिश्रण जो है वही वास्तविक संख्या है। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो 3 हो चाहे √2 हो। 3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टे 1 लिख सकते हैं। 3 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक प्राकृत संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अप्रमेय संख्या है। ओके, तो अभी तक हमने जितनी भी सारी संख्याएं पढ़ी है वो सभी वास्तविक संख्याएं ही थी। तो वास्तविक संख्याओं जो चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि हमें परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं का मिश्रण ही पढ़ना है। जैसे कि अगर आपके सामने लिखा है 4, तो 4 क्या है, तो 4 देखो, 4 तो सबसे पहले प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो उसके बीच में 4 भी आता है। पूर्ण संख्या भी है 4 पूर्ण संख्या है क्योंकि ऐसी संख्या है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो उसमें 4 भी आता है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 4 एक परिमेय संख्या भी है। क्यों है? क्योंकि 4 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या हो और अप्रमेय भी हो, परिमेय और अप्रमेय दोनों का मिश्रण हो, उन्हें ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम लिखेंगे रियल नंबर का डिफिनेशन कि परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं का मिश्रण ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ओके, ये है हमारी वास्तविक संख्याएं। तो जो हमारे चैप्टर का नाम था उसे हमने क्लियर से समझा कि ये क्या है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और ही अगर क्लास 10th के मैथ का कंप्लीट लेसन का वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे डेली क्लास 10th के मैथमेटिक्स का हर लेसन का लेसन वाइज यानी कि टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो में हम आपको हर लेसन कंप्लीट करवाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वीडियो सबसे पहले आपको पास पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वेट कीजिएगा। तब तक फिर अगले वीडियो में 1.1 के
उदाहरण बताएंगे। उसके बाद उदाहरण बनाने के बाद 1.1 प्रश्नावली का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।